शिमला, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बाजार को देखते हैं। बाजार इस वक्त डे हाई पर 62 अंक ऊपर 8745 के स्तर पर और लगभग 200 अंक ऊपर सेंसेक्स करीब 28,937 के स्तर पर। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, इकोनॉमिक सर्वे। और क्या कहा जाएगा स्टेट ऑफ इकोनॉमी को लेकर और क्या कदम उठाएगी सरकार इस स्थिति को अगर आप देखें संभालने के लिए और से बाहर निकलने के लिए। आइए कुछ बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। हम इकोनॉमिक सर्वे को लेकर बात करेंगे अब और बाजार पे इसका असर, बाजार कैसे देखता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को, इस पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय हैं, एमडी एंड सीईओ लिस्टेड मनी के, और साथ ही साथ हमारे साथ अब ऋतु अरोड़ा भी जुड़ी हैं, सीआईओ कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप दोनों का। और रोहित, पहले के पास पर जाऊंगा। एग्जैक्टली आज के इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या होगा, क्या कहा जाएगा, क्या बातें कही जाएंगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रोहित। शुक्रिया वीरेंद्र, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे यहाँ पर रिपोर्ट जारी होगी और स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक गुड हेल्थ में माना जा रहा है कि रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ है कि गुड हेल्थ में है। इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक रिवाइवल की भी बातें की जाएंगी। अगर ध्यान दें तो सर्वे में जो पिछले 12 महीने की अर्थव्यवस्था के हालात है उस पर यहाँ पर ब्यौरा दिया जाएगा। इसके अलावा छोटी सी मध्यम शॉर्ट टू मीडियम टर्म फोरकास्ट भी यहाँ पर बताया जाएगा। अगर ध्यान दें तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो नए बेस ईयर के मुताबिक अगर देखें तो FY15 में माना जा रहा है कि 7.4% रहने का अनुमान जताया गया था और यही अगर पिछले साल की बात करें FY14 में तो 6.9% रिवाइज आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हालांकि FY16 के लिए माना जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% से 8% के बीच जा सकती है। और क्योंकि हमने देखा है जो कैड करंट अकाउंट डेफिसिट फिगर है उसमें लोअर क्रूड प्राइसेस की वजह से एक फायदा देखने को मिलेगा, जहां FY14 में ये 1.7% के आसपास था ये आंकड़ा और ये अब माना जा रहा है कि FY15 में यहाँ पर 1.3 से 1.4% के बीच में रह सकता है। और फिस्कल डेफिसिट पे जरूर ध्यान देना होगा। यहाँ पर माना गया था कि FY15 में ये हर बार बोला गया है कि 4.1% तक के जीडीपी के रह सकता है और इस पे अरुण जेटली ने बोला भी है कि वो इस पे स्टिक करेंगे। और FY16 के लिए जो लक्ष्य दिया गया था 3.6%। हालांकि ये एस्टिमेट में शायद बदलाव भी किए जा सकते हैं, जो कि कल बजट में इसका रिवाइज एस्टिमेट भी आ सकता है, क्योंकि जो लोअर टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है वो इसके लिए एक रिस्क बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर रिविजन भी किया जा सकता है। तो अगर देखें तो ओवरऑल इकोनॉमी की हालात के लिए अच्छे बयान आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम हुआ है इस साल। इसके अलावा वो ये भी हो सकता है कि सब्सिडीज की रैशनलाइज करने की बात की जाए फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए और जीएसटी का एक मुख्य रोल बताया जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर जीएसटी का एक इसके बारे में भी विवरण दिया जा सकता है टैक्सेशन फ्रंट के अंदर। तो ओवरऑल एक गुड इकोनॉमी के बारे में आज यहाँ पर बताया जा सकता है। जी रोहित, शुक्रिया आपका। हालांकि आप डिस्कशन में रहिए, जो तुझे आपने सुना इनफैक्ट रोहित ने जो इनफैक्ट इस आर्थिक सर्वेक्षण की जिस बारीकियों पे वो बात कर रहे थे स्टेट ऑफ इकोनॉमी, और इससे जो अगर आप देखें कुछ ग्लिचेस हैं भी, उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। क्या लगता है आपको मैम, जो आपने कल रेल बजट सुना, इस बजट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है उस बीच इस इकोनॉमिक सर्वे से आपको उम्मीद क्या है? जैसे कि अभी कहा गया, इकोनॉमिक सर्वे मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अगर हम देश की आर्थिक स्थिति देखें तो इससे अच्छी काफी समय से नहीं रही है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे ठीक हो गई हैं, जैसे कि करेंसी स्थिर रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट सुधर गया है, जीडीपी भी नए बेस पे काफी अच्छा दिखने लगा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में इतनी अच्छी स्थिति कभी नहीं रही। तो ये एक एल्बो रूम देता है सरकार को कि अपना फोकस मैक्रो से हटाकर रिवाइवल पे लगाए। आरबीआई को भी देता है कि ग्रोथ पे फोकस ला सके। तो मुझे लगता है ये डेटा सबके जो इरादे हैं उन्हें और बुलंद कर पाएगा। जी, सुदीप बंदोपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। सुदीप जी, जिस तरह से अभी ऋतु जी ने भी जिक्र किया कि चीजें काफी बदली हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सरकार के फेवर में गई हैं, क्रूड और प्राइसेस कम हुए हैं जिससे इन्फ्लेशन कम हुआ है, गवर्नमेंट के सब्सिडीज बिल जो है वो श्रंक हुए हैं। तो जो डेवलपमेंट्स हुई है बीते कुछ महीनों में वो गवर्नमेंट के फेवर में रही, इकोनॉमी के फेवर में रही है। तो ऐसे में आप मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल सही। जो माहौल बना है ऑयल प्राइसेस नीचे होने के कारण, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिला है और आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि ये बेनिफिट का सही उपयोग किया जाएगा।
जैसे हम लोग सब जानते हैं जी, इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है वो वहां से हम दूर हैं। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत डेफिसिट्स है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है और जो जैसे काम चल रहा है उसमें बहुत गैप है। तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में ध्यान आएगा सबका, और सरकार भी बजट में ऐसा कुछ कंड्यूसिव मेजर्स लेंगे जिससे कैपिटल फॉर्मेशन कम्स बैक ऑन ट्रैक, जो कि जीडीपी को आने वाले दिनों में और भी अच्छी जगह पे ले जा सकता है। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हमारे साथ ऋचा गुप्ता, डायरेक्टर डेलोइट इंडिया की है, बातचीत करने के लिए। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा एक सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ऋतु से एक सवाल और लेना चाहूंगा। ऋतु, एग्जैक्टली हम बाजार जो है वो देखता है अर्निंग्स को। Q3 अर्निंग सीजन अगर आप देखें उतना अच्छा नहीं रहा, स्पेशली एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न, कैपिटल गुड्स आर कंसर्न। एग्जैक्टली आप क्या मानती हैं, इस जिस अच्छे माहौल की बात हम कर रहे थे, जिस अच्छी स्थिति की हम बात कर रहे थे, चाहे वो डिमांड बढ़ने की हो, कंजम्पशन स्टोरी जो है एक बार फिर से पटरी पे आने की बात हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फिर काफी मजबूत होने की बात हो, क्रेडिट ऑफ टेक फिर पिकअप होने की बात हो, वो एग्जैक्टली अर्निंग्स को कब तक ड्राइव करेगा? आपको क्या लगता है कि FY16 के कौन से, अगर आप देखें क्वार्टर्स में, एग्जैक्टली उसका आप अर्निंग्स पे इंप्रेशन देखेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक दूसरी वास्तविकता दर्शाता है। काफी स्ट्रेस रहे हैं रिटर्न्स इस समय, प्रॉफिट्स इम्पैक्टेड रहे हैं, रेवेन्यूज पर प्रेशर रहा है। और इस मद्देनजर अगर हम देखें तो मार्केट काफी वेल प्राइस्ड है, महंगा है और बहुत बड़ा अपसाइड नहीं दिखता है। तो ये दो पहलू हैं, एक है इकोनॉमी जो कि सुधरती जा रही है और दूसरा है कॉर्पोरेट रिजल्ट जो अभी सुधार को नहीं दर्शा रहे हैं, और इसमें एक लैग रहेगा। मुझे लगता है एटलीस्ट 1 साल लगेगा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में हमें सुधार देखने में। तो जो बॉयंसी है वो ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस के ही मद्देनजर है, इसीलिए मैं अपसाइड एक कैप्ड मानती हूं जब तक कि फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे। जी, इनफैक्ट सुदीप, आपके बाजार पर सोच क्या है? क्योंकि आज भले ही एक लोअर लेवल से रिकवरी दिखे, लेकिन बीते कुछ सेशंस में काफी टर्बुलेंस रहा है। कल आम बजट पेश होना है, ऐसे में फिर से एक वॉलेटिलिटी जरूर मार्केट्स में एक्सपेक्टेड है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी बाजार पर? एक इन्वेस्टर को आप सलाह क्या देंगे जो प्रॉफिट्स पर बैठे हैं या फिर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने निवेशकों को यही सलाह दिया है कि 30-40% कैश अपने पास रखे। बजट के बाद, बजट समझने के बाद निवेश किया जा सकता है ये रकम, और बाकी 50-60% निवेशित रहे अच्छे क्षेत्र में, सेफ क्षेत्र में, और जहां पे आने वाले दिनों में ग्रोथ आने की संभावना है वहां पे निवेशित रहे। इनमें से 2-4 सेक्टर हम लोगों ने बहुत ही दिन से आइडेंटिफाई किया और उसमें सिलेक्ट कंपनीज में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनीज, वहां में दिग्गज बैंकों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे भी। इसके अलावा पावर सेक्टर में PSU, NTPC जैसे वहां पे निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में रिवाइवल आने की संभावना बहुत जबरदस्त है और बजट में भी इसको इंसेंटिव मिलने की संभावना है। तो लार्सन टुब्रो जैसे दिग्गज कंपनी में भी निवेश करने की सलाह हम लोग दे रहे हैं। जी, चलिए इस बीच ऋचा जी से बात करते हैं। ऋचा जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कल आपने एक तो रेल बजट सुना, आज आर्थिक सर्वेक्षण है, कल बजट है। एग्जैक्टली जो रेलवे बजट के आपका निचोड़ क्या लगा? एग्जैक्टली एक बड़ी बात थी यहाँ पर कि जो यात्री किराए हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हाँ, अगर आप देखें तो जो माल भाड़ा है वो बढ़ा है, टैरिफ वो फ्रेट रेट बढ़ा है। एग्जैक्टली कल का जो क्रक्स था बजट का वो क्या नजर आया आपको? जो कल का बजट था उससे ऐसे लगता है कि जो फायदा हो रहा है ऑयल प्राइसेस गिरने से उसका बेनिफिट लिया जा रहा है रेल बजट में, ताकि जो सेविंग्स हो रही है रेलवेज को इन फ्यूल कॉस्ट एंड ऑल, उसको बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और फर्दर कैपिटलाइजेशन रेलवेज में करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए एक एक्सपेक्टेशन थी कि फेयर्स गिराए जाएंगे, पैसेंजर फेयर्स, लेकिन वो नहीं गिराए गए क्योंकि वो सेविंग्स को यूज, रेलवेज में जो कैश की प्रॉब्लम है, ये सेविंग्स कुछ हद तक उसको हेल्प करेंगे आगे डेवलप करने में। एक चीज आपसे पूछूं मैं यहाँ पे कि क्या जो आपने ये ऑयल प्राइसेस की बात की, एग्जैक्टली उसका इंप्रेशन आपको आज के आर्थिक सर्वेक्षण में लगेगा? और क्या ये जो ऑयल प्राइसेस में कमी आई है जिससे हमारा सब्सिडी बोझ काफी कम हुआ है, वो क्या रूम देता है एग्जैक्टली उस एक्सपेंडिचर को कहीं और डाइवर्ट करने का?
ऑयल प्राइसेस की कमी से हमारी इकोनॉमी को काफी रूम मिला है कि वो एक्सपेंडिचर को रीडायरेक्ट कर सकें, बिकॉज फ्यूल बिल जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था हमारे इंपोर्ट बिल का। और इकोनॉमिक सर्वे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी कहां पर इंपॉर्टेंस, किस सेक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंस, किस प्लान में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इन डेप्थ डिस्कशन होता है इकोनॉमी की नीड्स का, उनके प्रेशर्स का, उनके स्ट्रेसेस का। सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कैपिटल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके सेविंग्स को ज्यादा यूज किया जाए। बट ये एक एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाए, जैसे कि स्वच्छ भारत, एजुकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं जिन पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही ऋतु। इनफैक्ट जो यहाँ पर ऋचा ने बात कही है कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने ये भी संज्ञा दी अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली क्या इस बजट की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे, कैपिटल गुड्स पे हमें ध्यान देना चाहिए? क्या इस पर ज्यादा तवज्जो रहेगी इस बजट की? बहुत दूरदर्शी बजट है, इसका मैं स्वागत करती हूं। हाँ, ये जरूर है कि फाइनेंसेस काफी रेस करने पड़ेंगे, बट क्लियरली फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग पर। सिर्फ 40,000 करोड़ वित्तीय बजट से ले रहे हैं और बाकी बाहर से बोरो करने की बात हो रही है अलग अलग संस्थानों से, लोकली। तो मुझे लगता है अगले 5 सालों के लिए जो दिशा दिखाई गई है वो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के है। किन स्टॉक्स को फायदा होगा ये कुछ समय में समझ में आएगा, क्योंकि मुझे लगता है विदेशी निवेश और विदेशी पार्टिसिपेशन भी होगा इस कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में। पर 1% ऑफ जीडीपी कमिट करना रेलवे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अभी तक करीब 0.6% ऑफ जीडीपी ही होता था कमिट रेलवेज के लिए, और ये करीब 50% इंक्रीज है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिनेटली इससे मजबूती मिलेगी। जी सुदीप, हम डिफेंस की बार बार बात कर रहे हैं, सरकार का काफी फोकस है, इसमें काफी ग्रोथ है, इस पर हम बार बार चर्चा करते रहे, लेकिन अब स्ट्रांग इंडिकेशंस भी मिलने लगे हैं कि हाँ, डिफेंस में आगे चलकर बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ एवेन्यूज है। और जिस तरह की खबरें भी आई हैं, फिर चाहे वो एल&टी टाटा पावर कंसोर्शियम को एक शॉर्टलिस्ट किया गया है डिफेंस ऑर्डर के लिए, या फिर बीएल रोल्टा की हम बात करें, जिस तरह का न्यूज फ्लो आया है डिफेंस स्पेस से जुड़ा हुआ, आप इस डिफेंस स्टोरी को किस तरह से प्ले कर रहे हैं? कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो कि हाईली बेनिफिशियरी रह सकते हैं? देखिए, 2 चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा। एक तो बिल्कुल सही आपने कहा कि डिफेंस में सरकार का बहुत बड़ा फोकस है और एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन अगर इंडिया में हो तो इंडिया का मेक इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सेटिस्फाई होता है, यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। पर इसमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इन जो कंपनीज इसमें बेनिफिट करेंगे, ये उम्मीद किया जा रहा है, या जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इनका फाइनेंशियल इंपैक्ट आने में कुछ टाइम लगेगा। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे कंपनीज इस क्षेत्र में आ रहे हैं, पर ये बेनिफिट पीएनएल में फ्लो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर इमीडिएटली आपको प्ले करना है तो जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि भारत फोर्ज, वहां पे मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा। लार्सन टुब्रो में ध्यान देने के लिए कहूंगा। जो नई कंपनीज आ रहे हैं वहां पे थोड़ा सोच समझ के निवेश करना चाहिए। जी चलिए, माह के सभी भी करीब अगर आप देखें 7 अंकों पर निफ्टी करीब 8743 के स्तर पर लगभग 173 अंकों पर सेंसेक्स। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो और भी सर्वेक्षण पे, बजट पे और साथ ही साथ स्टॉक्स कौन से पिक करना चाहिए आपको, इस पर बातचीत जाएगी।